प्रिय विद्यार्थियों, आज हम ये अंतिम वर्ष इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत भारतीय राजनीति में गांधी जी के पदार्पण एवं उनके द्वारा चलाए आंदोलनों के विषय में चर्चा करेंगे। दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष करने के पश्चात जनवरी 1915 में गांधी भारत लौट आए। उनकी सफल जन आंदोलनों को भारत में पर्याप्त समर्थन प्राप्त हुआ। 25 मई 1915 को गांधी ने अहमदाबाद में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की, जो बाद में साबरमती आश्रम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 1917 में उन्होंने सत्याग्रह करके भारतीयों को बलपूर्वक ब्रिटिश उपनिवेशों में मजदूरी करने के लिए ले जाने की पद्धति बंद करवाई तथा चंपारण बिहार में नील की खेती में काम करने वाले मजदूरों और किसानों को गोरे मालकों के अत्याचारों से मुक्ति दिलवाई। अगले वर्ष खेड़ा में 1918 में किसानों को लगान से छूट दिलवाने के लिए कर नहीं आंदोलन चलाया। इसी वर्ष अहमदाबाद में मिल मजदूरों की मांगों के समर्थन में आमरण अनशन किया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए भारत सरकार ने भारत रक्षा अधिनियम पारित किया था। युद्ध समाप्ति के बाद अधिनियम की अवधि भी समाप्त होने वाली थी। फरवरी 1919 में भारत सरकार ने न्यायाधीश रोल्ट की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर रोल्ट एक्ट पारित किया। इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति पर संदेह मात्र पाबंदी बनाया जा सकता था। 9 अप्रैल 1919 को इसका विरोध करने पर अमृतसर के 2 लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार करके अज्ञात स्थान पर भेज दिया गया और इस विरोध में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित सभा पर निर्मम गोलीबारी की गई, जिससे अनेक लोग हताहत हुए। इसके विरोध में महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर बड़ा कदम उठाने का निश्चय किया। इसी समय खिलाफत आंदोलन आरंभ हुआ, जिसे गांधी जी ने समर्थन देते हुए असहयोग आंदोलन भारत में प्रारंभ किया। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम के निम्न बातें प्रमुख थी। खिलाफत के साथ की गई भूल सुधारी जाए, पंजाब में की गई भूलें सुधारी जाए, स्वराज्य स्थापित किया जाए। और इसका कार्यक्रम इस प्रकार था: सरकारी उपाधियां, अवैतनिक पदों को छोड़ दिया जाए, सरकारी स्वागत समारोहों का बहिष्कार किया जाए, सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों कॉलेजों का बहिष्कार किया जाए, वकीलों द्वारा अदालतों का बहिष्कार किया जाए, काउंसिलों का बहिष्कार किया जाए, सैनिक क्लर्क श्रमिक सेवाएं देने से मना करें, विदेशी सामान का बहिष्कार किया जाए। असहयोग आंदोलन 1920 में आरंभ किया गया और 1922 तक इसने पूरे भारत के अंदर एक विप्लव मचा दिया। ब्रिटिश सरकार हिल उठी, लेकिन तभी गोरखपुर में पुलिस द्वारा भीड़ पर प्रहार किए जाने पर पुलिस कर्मियों को गोरखपुर के चौरी चौरा थाने में बंद करके 5 फरवरी 1922 को जीवित जला दिया गया। इसके विरोध में गांधी जी ने इस आंदोलन को 12 फरवरी 1922 को स्थगित कर दिया, जिसका संपूर्ण भारत में बहुत विरोध हुआ, क्योंकि जब हम सफलता के चरम पर थे तब हमें रोक दिया गया। आंदोलन की असफलता के कुछ निश्चित कारण थे कि 1920-21 विधानमंडलों के चुनाव को बहिष्कार किया गया। गांधी जी अपने स्वयं से परोक्ष किए बिना अचानक आंदोलन स्थगित कर दिया। यह सही है, आंदोलन पूर्णतः अहिंसात्मक नहीं रह सका, किंतु हिंसा के लिए आंदोलनकारी उत्तरदायी नहीं थे। गांधी जी ने ब्रिटिश शासकों की हिंसा, गोली वर्षा के द्वारा की गई सैकड़ों भारतीयों की हत्या की निंदा में एक शब्द भी न कहकर अपनी लोकप्रियता को खो दिया। खिलाफत मुसलमानों का धार्मिक मामला था, लेकिन गांधी जी ने मुसलमानों से प्राप्त करने से अपना निजी मामला बना दिया। इस प्रकार गांधी जी राष्ट्रीय आंदोलन को संकीर्णता की ओर ले गए। मुसलमानों ने आंदोलन के हिंसात्मक स्वरूप को ठीक से समझा ही नहीं, अतः अचानक आंदोलन समाप्त करना मुसलमानों ने प्रचार करना प्रारंभ कर दिया कि गांधी जी ने मुसलमानों को गुमराह किया है और सरकार का दमन चक्र अत्यंत कठोर था। असहयोग आंदोलन के बाद भारतीय राजनीति के अंतर्गत कई प्रमुख उतार चढ़ाव आए, जैसे स्वराज बिल का गठन हुआ, साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई, नेहरू रिपोर्ट जारी की गई और पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को पारित करते हुए 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। असहयोग आंदोलन
से एक प्रकार से समूचे भारत में एक जागृति फैल गई थी जो 1930 तक बहुत व्यापक हो चुकी थी। असहयोग आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन को नया स्वरूप दिया था। इसमें राजनीतिक जागृति का और अधिक विकास हुआ, स्वराज की मांग प्रबल हुई। इस आंदोलन में पहली बार कांग्रेस ने सविनय प्रार्थना पत्र भेजने की नीति का परित्याग करके ब्रिटिश सरकार से सीधी टक्कर ली। असहयोग आंदोलन के मन से गांधी ने देशवासियों को सरकार की आलोचना करना सिखाया। गांधी जी ने स्वराज प्राप्ति के लिए अहिंसा सत्याग्रह का जो शस्त्र हाथ में लिया, उसका अंग्रेज सरकार के पास कोई उत्तर नहीं था। इस आंदोलन ने सरकार के मन में जनता का भय उत्पन्न कर दिया। आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, चरखा चलाना, खादी तैयार करना, स्वदेशी माल अपनाना आदि कई रचनात्मक कार्यक्रम हाथ में लिए। असहयोग आंदोलन के नकारात्मक पक्ष बहिष्कार के साथ सकारात्मक पक्ष स्वदेशी का विस्तार भी शामिल था। और इसका परिणाम 1930 के बाद देखने को मिला, जब गांधी जी ने सवैय अवज्ञा आंदोलन चलाया। इसके कारण सरकार द्वारा नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार किया जाना, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी में देश की दुर्दशा, सरकार की शोषणकारी आर्थिक नीतियां, देश में बढ़ती हुई हिंसात्मक प्रवृत्ति। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रथम चरण, इसके अंतर्गत दांडी कूच एक प्रमुख कार्यक्रम था। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 79 कार्यकर्ताओं के साथ साबरमती आश्रम से समुद्र तट पर स्थित दांडी की ओर पैदल कूच किया। 24 दिन की यात्रा में लगभग 200 मील की यात्रा पूरी की गई। इस पूरे मार्ग में गांधी जी ने जनसाधारण को अपने देश की जानकारी दी और दांडी के समुद्र तट पर पहुंचकर गांधी जी ने 6 अप्रैल को आत्मशुद्धि के उपरांत समुद्र के जल से बनाकर नमक कानून तोड़ा। आंदोलन के कार्यक्रम: गांव-गांव में नमक कानून तोड़ा जाए, छात्र सरकारी स्कूलों को, कर्मचारी सरकारी कार्यालयों को छोड़ दें, स्त्रियां शराब, अफीम, विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरना दें, विदेशी कपड़ों को जलाया जाए, लोग सरकार को टैक्स न दें, हर घर में नौजवान बूढ़े तकली चलाएं और सूत काटें, हिंदू छूत को त्याग दें, हिंदू मुसलमान सिख पारसी ईसाई हृदय की एकता प्राप्त करें। इस आंदोलन की काफ़ी प्रगति हुई, लेकिन सरकार के दमन चक्र के आगे धीरे धीरे यह आंदोलन भी शिथिल हो गया। लेकिन इसके परिणाम स्वरूप गोलमेज सम्मेलन हुए। प्रथम द्वितीय गोलमेज सम्मेलनों के अंतर्गत भारतीयों को भी प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इस बीच सरकार ने जो सांप्रदायिक पंचायत द्वारा भारतीयों की एकता को तोड़ना चाहा, तब गांधी जी के अनशन पर पूना पैक्ट 1932 में हुआ और सरकार का षड्यंत्र विफल हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरे चरण के अंतर्गत व्यक्तिगत अवज्ञा भी आरंभ की गई। सामूहिक सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद करके व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन जारी करने का निर्णय लिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन का महत्व और प्रभाव: सरकार द्वारा चलाए दमन चक्र से देश में नागरिकों में बुरी सरकार के प्रति रही सहानुभूति समाप्त हो गई। समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा एक साथ मिलकर संघर्ष किया गया। भारतीयों को अपने पराधीनता का एहसास गहराई से हुआ। इस आंदोलन से स्वदेशी का प्रचार हुआ। इस आंदोलन के दौरान किया गया पूना पैक्ट से हरिजनों और समाज के अन्य लोगों के बीच राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के लिए चल रही रस्साकशी कुछ कम हुई। इस आंदोलन से छुआछूत, सामाजिक भेदभाव, सांप्रदायिकता, प्रथा प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों पर भी प्रहार हुआ, जिससे लोगों को इन सामाजिक कुरीतियों के दुष्परिणामों को समझने का अवसर मिला। इस आंदोलन से राष्ट्रीय शिक्षा को भी बल मिला। राष्ट्रीय महत्व की शिक्षा संस्थाएं स्थापित हुई। भारतीय के अहिंसक आंदोलन तथा सरकार के अमानवीय दमन चक्र को देखकर अमेरिका, इंग्लैंड आदि देशों में भारत की समस्या प्रति नैतिक सहानुभूति उत्पन्न हुई। ब्रिटेन के उदारवादी दल ने सरकार पर प्रभाव डाला कि भारत की समस्या का निराकरण करे। सविनय अवज्ञा आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को 1935 का सुधार अधिनियम पारित करने के लिए विवश किया। इसके परिणामस्वरूप प्रांतों में कांग्रेस की सरकारें स्थापित हुई और एक प्रकार से भावी आंदोलन की भूमिका तैयार हो गई। इसके अंतर्गत भारत सरकार का अधिनियम 1935, द्वितीय विश्व तथा संवैधानिक गतिरोध, 7 जुलाई 1940 का पुनः प्रस्ताव, 8 अगस्त 1940 की गवर्नर जनरल की घोषणा, युद्ध के बाद भारत के संविधान की रूपरेखा तैयार करने के लिए पूर्ण राष्ट्रीय समिति गठित की जाएगी। 1942 में ट्रिप्स का प्रस्ताव, लेकिन वह विफल हुआ। सर स्टैफर्ड क्रिप्स ने जो योजना तैयार की थी, उन्होंने कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, हरिजनों, राजाओं, उदारवादियों से बातचीत की। उन्होंने प्रस्तावों की घोषणा कर दी, लेकिन यह प्रस्ताव भारतीयों को मान्य नहीं थे और परिणाम स्वरूप
1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हो गया। इसके कारण थे कृष्ण मिशन की विफलता, बर्मा से आए भारतीय शरणार्थियों से भेदभाव, पूर्वी बंगाल में आतंक का वातावरण, कीमतों में वृद्धि, अंग्रेजों की अपराजितता का मिथक भंग, क्योंकि अंग्रेज प्रथम अफगानिस्तान युद्ध में और बोर युद्ध में हार चुके थे। जापानी आक्रमण का भय। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस की कार्यसमिति ने भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित कर दिया, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव स्थगित करने के बाद 8 अगस्त 1942 की अर्धरात्रि में ही कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और 9 अगस्त को करो या मरो के नारे के साथ भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हो गया, जिसे कांग्रेस की द्वितीय पंक्ति के नेताओं जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली आदि ने संभाला। जनता पर दमन की कार्रवाई हुई तो आंदोलन का स्वरूप भी नेतृत्व के अभाव में हिंसक हो चला। इस आंदोलन मुख्यतः विद्यार्थियों, निम्न मध्यम वर्ग के परिवार तथा किसानों द्वारा भाग लिया गया। श्रमिकों ने इस आंदोलन में बहुत कम भाग लिया। आंदोलन का प्रथम चरण 1 अगस्त से केवल 3-4 दिन चला। आंदोलन के द्वितीय चरण में जनता ने सरकारी इमारतों और संपत्तियों पर आक्रमण किए, रेलवे स्टेशन, डाकखाने, पुलिस स्टेशनों निशाना बनाया, तोड़फोड़, लूटमार, आगजनी बड़े स्तर पर हुई। आंदोलन के तृतीय चरण 1942 के मध्य से प्रारंभ हुआ। इसमें जनता ने पुलिस सेना के अत्यंत से क्षुब्ध होकर सरकारी संपत्ति, संचार क्षेत्र को भारी क्षति पहुंचाई। आंदोलन के चतुर्थ चरण बहुत ही धीमी गति से 9 मई 1944 तक चला। इस दौरान गांधी जी को रिहा कर दिया गया। लोगों ने तिलक उत्सव और स्वतंत्रता दिवस मनाए, परंतु तोड़फोड़ और हिंसक वारदातों का दौर बंद हो गया था। भारत छोड़ो आंदोलन में जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली और उनके सहयोगियों ने उल्लेखनीय कार्य किया। अन्य दलों का आंदोलन के प्रति स्पष्ट रुख नहीं था। हिंदू महासभा भारत के लिए तत्काल स्वतंत्रता चाहती थी। भारत की तरफ बढ़ रही आज़ाद हिंद फौज के महानायक सुभाष चंद्र बोस हिंदू महासभा वीर सावरकर को अपना मार्गदर्शक मानते थे। सावरकर ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहते थे से भारत में सुभाष बाबू की कठिनाइयाँ बढ़ें तथा सुभाष बाबू के भारत पहुंचने पहले अंग्रेज कांग्रेस को सत्ता सौंपना यही कारण है कि सावरकर ने ब्रिटिश सरकार की कठोर आलोचना तो की, किंतु हिंदुओं के आंदोलन से दूर रहने के लिए कहा। मुस्लिम लीग की नीति, मुस्लिम लीग ने भी हिंदू काल में अंग्रेजों की सहायता करने की नीति अपनाई थी, अतः उसने आंदोलन की तीव्र आलोचना की और कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी की तुरंत बाद जिन्होंने व्यक्तिगत खेद प्रकट किया कि कांग्रेस सरकार के विरुद्ध लड़ की घोषणा कर रही है, वह केवल अपना स्वार्थ देखती है। समाजवादी दल ने द्वितीय युद्ध आरंभ किया, तब उन्होंने युद्ध को साम्राज्यवादियों का युद्ध का, पर रूस पर जर्मनी का आक्रमण हुआ और रूस मित्र राष्ट्रों की पंक्ति में खड़ा हो गया। साम्यवादियों ने द्वितीय विश्व युद्ध को जनता का युद्ध कहना प्रारंभ कर दिया। भारतीय जनता से उनकी सहायता करने को कहा, अतः उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन की निंदा की। उदारवादियों की नीति भी अंग्रेजों से प्रति सहानुभूति की थी। दंगा फसाद आंदोलन की प्रवृत्ति से मेल नहीं खाते थे। उन्होंने कांग्रेस के प्रस्ताव को सर तेज बहादुर सप्रू ने असामयिक बताया। एंग्लो इंडियंस की नीति ने आंदोलन को विरोध करते हुए कहा, अंग्रेजों से अपना पुराना बदला चुकाने के लिए भारत को धृतराष्ट्रों के हाथों में बेचना ठीक नहीं होगा। अन्य पक्षों की नीति में दलित नेता भीमराव अम्बेडकर, भारतीय जनता अकाली दल ने भी कांग्रेस के भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया। भारत छोड़ो आंदोलन एक व्यापक प्रभाव डालने वाला सिद्ध हुआ। 1857 की सशस्त्र क्रांति के बाद भारत में इतनी व्यापक क्रांति कभी नहीं हुई। इस आंदोलन का विदेशों पर भी प्रभाव पड़ा। 25 जुलाई 1942 को चांगकाई शेख ने रूजवेल्ट को लिखा कि अंग्रेजों के लिए सबसे श्रेष्ठ नीति यह है कि भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दे दें। असहयोग भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता के कारण कई थे, जैसे नेतृत्व संगठन और योजना का अभाव, भारतीय कर्मचारियों के आंदोलन से दूरी, आंदोलनकारियों के पास साधनों का अभाव और आंदोलन के नेतृत्व को जेल में डाल दिया जाना और अंग्रेजों का भीषण दमन चक्र। इस प्रकार महात्मा गांधी के नेतृत्व में 3 बड़े आंदोलन हुए, जिनके बारे में संक्षिप्त चर्चा हुई। धन्यवाद।